Assalamualaikum. So we are doing class for algebra past papers. आज की क्लास के अंदर हम algebra के सारे past papers जितने भी हैं ना 2011 से लेकर all the way 15 तक कंप्लीट करेंगे. Then the next class we are going to complete till 16 till 2020. सही है. सबसे पहला वाला हमारे पास सवाल है फैक्टराइजेशन का. तो हमें फैक्टराइज यहाँ पे करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे 12 और 8 में से दोनों में नंबर में से हमने चेक किया कि यार कौन से टेबल के अंदर दोनों के नंबर्स हमारे पास आते हैं. सो 4 के टेबल में हमारे पास दोनों नंबर्स आते हैं. सो आई राइट 4 फर्स्ट. सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया 4 एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. ए भी हमारे पास कॉमन है. सो आई राइट बी भी हमारे पास कॉमन है. सो आई राइट बी माइनस और यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 है. तो ये हमने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया. देन वी आई मूविंग फॉरवर्ड. ये आपको यहाँ पे आंसर आ गया इस वाले पार्ट का. नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास ये हो रहा है बी वाले पार्ट के अंदर कि वी आर डूइंग 2x² + 3x - 20 लिखा हुआ है. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 बाई -20 आपके पास हो जाएगा 40. मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर यू हैव अ नेगेटिव साइन तो इसका मतलब है कि दो फैक्टर्स को आप यहाँ पे निकालो 40 के, जिनको आप माइनस करो तो आपके पास 3x बनना चाहिए. तो एक तो आपके पास 8 हो गया, एक आपके पास 5 हो गया. सो यू विल बी राइटिंग 2x² + 8x - 5x - 20. यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे जो बड़ा नंबर आता है और ये साइन है पॉजिटिव का, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. और सेकंड वाला साइन ऑब्वियसली नेगेटिव का होगा क्योंकि आपको यहाँ पे 3 क्रिएट करना है. सो नाउ आई विल टेक कॉमन बिटवीन द टू नंबर्स. यहाँ पे आपने कॉमन लिया, यहाँ पे 2x आ गया, अंदर बचा आपके पास x + 4, यहाँ पे -5 आ गया और ये बचा आपके पास x + 4. दिस गोइंग टू बी 2x - 5 और ये हो गया x + 4. ये आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स निकल है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये पूरा के पूरा सॉल्व वगैरह करना है और आपको x की वैल्यूज़ वगैरह निकालनी है यहाँ पे. तो इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट विल आई डू कि आपके पास यहाँ पे x + 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x - 1 लिखा हुआ है. आपको डिनोमिनेटर्स एक्जैक्टली सेम कराना है. तो इस वाले पूरे फ्रैक्शन को यू विल मल्टीप्लाई इट बाय x - 1 और इस वाले फ्रैक्शन को भी आप x - 1 से मल्टीप्लाई करोगे. इसे आप x + 1 से करोगे, इसे आप x + 1 से करोगे. देन इक्वल्स टू 8. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 5x x - 1 - 2x + 1. नाउ द डिनोमिनेटर इज एक्जैक्टली सेम. तो ये आपके पास हो गया x + 1 x - 1 इक्वल्स टू 8. आपके पास ये चीज़ आ गई एंड देन आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया. तो ये आपके पास हो गया 5x, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 5x² - 5x एंड -2x -2 और ये नीचे आपके पास x + 1 x - 1 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू x² - 1 इक्वल्स टू 8. इस वाले डिनोमिनेटर को आपने इक्वेशन के उस तरफ मूव करना है. सो इट विल बिकम 5x² - 5x और -5x - 2x ये आपके पास ऐड होने के बाद दिस इज़ गोइंग टू बी -7x - 2 और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 5x² - 7x - 2 8x² - 8 ये आपके पास आ गया. नाउ शिफ्ट ऑल ऑफ दीज नंबर्स ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. तो जैसे ही आपने दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट किया तो ये हो गया 8x² - 5x². ये आपके पास यहाँ पे ये हो गया एंड देन यू हैव -7x. ठीक है, और -7x जब उस तरफ मूव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया. -8 ऑलरेडी लिखा हुआ तो ये आपके पास क्या हो गया +2 हो गया. तो फाइनली दिस इज़ गोइंग टू बी ये जो आपके पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा वो मैं यहाँ पे पूरा इसको वो कर देता हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 3x² + 7x - 6 = 0. ये आपके पास आ गया. अब इसके लिए ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो. 3 × 6 यू हैव -18. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -18 आपके पास आता है और -18 का मतलब है कि दो फैक्टर्स आपके पास चाहिए जिनसे आप यहाँ पे 7 बना सको. तो 9 and 2. सो आई विल बी राइटिंग 3x² + 9x - 2x - 6 = 0. आई विल बी टेकिंग कॉमन. तो ये हमने कॉमन लिया, 3x कॉमन है, अंदर बचा x + 3 -2 कॉमन है, अंदर बचा x + 3. तो ये आपके पास हो जाएगा 3x - 2 और देन यू हैव x + 3 = 0. 3x - 2 = 0, x + 3 = 0. ये हो जाएगा 3x = 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3. सो यू विल गेट 2 वैल्यूज़. ये आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ यहाँ पे निकल आई. सो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था लेकिन ये यूजुअली बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं. सो फर्स्ट आंसर इज़ 2/3 एंड द सेकंड वन इज़ -3. हमने यहाँ पे लिख दिया. देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर वापस से ये आपके पास पेपर 1-2 का सवाल है मीजून का. तो इसके अंदर भी अगेन आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है. तो फैक्टराइजेशन के लिए आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉमन आएगा और आपने देखा कि q दोनों में 3q आ गया. अंदर आके बाद बता 3p माइनस ये हो गया 4q. ये सिंपल आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी हो गई 3q 3p - 4q ये हो गया. इसके अंदर इन दोनों में से आपने कॉमन लिया.
सबसे पहले आपने जब कॉमन लिया तो 4p, अंदर बच गया 2x प्लस वाई, यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो -3 आपके पास ये बच गया, ये हो गया 2x प्लस वाई। इफ़ यू टेक अ नेगेटिव साइन एज अ कॉमन साइन तो अंदर वाला साइन जो आपके पास पहले नेगेटिव का था वो चेंज होकर पॉजिटिव का बन जाता है। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए 4p -3 और 2x प्लस वाई, राइट 4p -3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई। ये आपके पास यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट को ज़रा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 10, ये हो गया मल्टीप्लाई 6x हो गया माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 3x प्लस 1। आफ्टर एडिशन दिस गोइंग टू बी 13 माइनस 6x 3x प्लस 1। हमने इसको वहाँ पे शिफ्ट किया, ये हो गया -3x और 1 माइनस 13, सो फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी -9x माइनस ये हो गया -12। एंड आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9x इक्वल्स 12, x इक्वल्स टू 12/9। सिम्प्लीफाइड द टेबल ऑफ, आपने टेबल से 3 के टेबल से सिम्प्लीफाई कराया, ये 3 हो गया 3 हो गया आपके पास 4, तो दिस गोइंग टू बी 4/3। और इसे होल नंबर की फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इस तरह से 1 होल 1/3, ठीक है। ये आपके पास सिंपल से यहाँ पे आंसर हो गया। तो मैं मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास अगेन पेपर 1-2 का सवाल है हमारे पास। सबसे पहले वाले पार्ट ने बोला कि द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल विद लेंथ 2x + 3 एंड विड्थ x - 1 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू 2x स्क्वायर - 5x। ये आपको शो करना है, 2 मार्क्स इस बात पे मिलने हैं। तो एरिया का मैंने फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। सो लेंथ की जगह पे आई विल बी राइटिंग 2x + 3 और विड्थ की जगह पे आई विल बी राइटिंग x - 1 इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास हो गया। नाउ आई विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने वाला आप देख लो यहाँ पे कि सबसे पहले 2x को मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ, फिर 2x को मल्टीप्लाई कराऊंगा नेगेटिव के साथ, -1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा x के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं -1 के साथ। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये चीज़ आएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x², ये हो गया -2x प्लस 3x, ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू 12। एंड फाइनली 2x² आ गया प्लस x आ गया -3 -12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस x -15। ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन आ गई। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस बात के मिल गए। अब ज़रा इसको सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व हमने फैक्टराइजेशन से कराया, 2 × 15 दिस इज गोइंग टू बी -30। अब -30 का मतलब है कि 2 फैक्टर्स आप 30 के इस तरह से लिखो कि आपके पास वहाँ पे x बने। तो आई बी राइटिंग 2x², 6 और 5 होते हैं, 2x² लिखा प्लस 6x लिखा -5x -15। फैक्टराइजेशन यहाँ पे कराई हमने, कॉमन वॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन है हमारे पास 2x, यहाँ पे बच गया x + 3 -5 इस कॉमन, अंदर बचा x + 3 इक्वल टू 0, एक वैल्यू 2x - 5 और दूसरा फैक्टर हमारे पास x + 3 आ गया। देन हमने आगे इसको फर्दर सॉल्व कराया, सो दिस गोइंग टू बी 2x - 5 इक्वल टू 0, एक वैल्यू हमारे पास होगी 5/2 और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है x + 3 इक्वल 0 एंड द सेकंड वैल्यू इज बेसिकली x - 3, तो एक -3 की हमारे पास वैल्यू आ गई। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहे हैं पेरीमीटर का। तो देखो x की तो 2 वैल्यूज़ आई है बिकॉज x इज डिनोटिंग द लेंथ। तो अगर मैं नेगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में अंदर हमारे पास लेंथ नहीं होती। अगर आप नेगेटिव में करोगे तो लेंथ या वेट दोनों आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव के अंदर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन्स द पॉजिटिव वैल्यू उसे मुझे यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना है, इस वाली वैल्यू को। तो अब मैं अगर पेरीमीटर निकालने के लिए गया हूँ सो आई नीड लेंथ फर्स्ट। तो लेंथ और वेट मुझे चाहिए। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 2x, x की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट 2.5 विच इज़ 5/2 प्लस 3, ये लिखा। यहाँ पे आया हमारे पास 2 × 2.5 5 प्लस 3 ये 8 हो गया और विड्थ हमारे पास आ गई x - 1 विच इज़ 2.5 -1 दिस गोइंग टू बी 1.5। तो आगे लेंथ और विड्थ आ गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 12 + 2w, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया आपके पास विड्थ विच इज़ 1.5 दिस गोइंग टू बी 16 + 3। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आई वो 19 आ गया। तो पेरीमीटर हमारे पास 19 आ गया। ये हमें 1 मार्क मिल गया इस वाले पार्ट का। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। हम ज़रा आगे मूव करते हैं। अब ये अक्टूबर-नवंबर का 2011 का पार्ट है, इसको ज़रा देख लो। फैक्टराइज करना है आपको कम्प्लीटली। तो आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन वगैरह करी। आई एम लुकिंग एट दिस थिंग कि यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है तो 2y - 3 लिख दिया। यहाँ पे वी हैव 5 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 2y - 3। तो ये हो गया x - 5 2y - 3। आपके पास सिंपल से 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इस बात के मिल गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग 73 वाले पे मूव कर रहा हूँ मैं। 73 वाले के अंदर हमारे पास ये बोला गया है इसको पूरा सॉल्व करो। तो फैक्टराइज ऑलरेडी हुआ है 5t इज इक्वल टू 0, 3d + 7 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी 0 में, दिस इज गोइंग टू बी t इक्वल टू 0
और एक वैल्यू हमारे पास आएगी -7, तो t = -7/3। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल आई, ये 2 मार्क्स हमें इस बात के मिल गए। नेक्स्ट वाले पार्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। मैंने नोट किया कि मुझे यहाँ पे क्या है कि y का साइन यहाँ पे डिफरेंट है, एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो y का कोफिशिएंट है उसे मैं एक्जैक्टली सेम कराऊँगा। तो y का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है, सो मल्टीप्लाई दिस थिंग बाई 2। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा हो जाएगा 6x + 8y = 2, और ये आपके पास हो जाएगा 5x - 8y = 9। कैंसिल आउट हुआ, ये आपके पास आ गया 11x = 11। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। जब x की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करो, उस पर आपने वैल्यू पुट करानी है। यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 1, 1 पुट कराया, ये हो गया 4y 1 - 3, 4y - 2, y = -2/4। तो एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/2। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 1 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, -1/2 आ गई। सो नाउ दिस इज़ द वैल्यू, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करते हैं। ये जो सिंगल फ्रैक्शन वाला पार्ट है, मैंने अलजेब्रा के लेक्चर के अंदर ही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आपके पास आ रहा होता है। अब यहाँ पे ही बोला गया एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, आपको यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर करना है। सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर पहले वही मैं डिनोमिनेटर को सेम कराऊंगा। सो 5p - 2 - 4 2p + 3 ये मैंने कराया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया इस वाले पूरे फ्रैक्शन को हमने 2p + 3 के साथ, इसे भी हमने मल्टीप्लाई कराया 2p + 3 के साथ, इसे हमने मल्टीप्लाई कराया p - 2, इसे भी हमने मल्टीप्लाई कराया p - 2 के साथ। तो फाइनली आई विल बी गेटिंग 5, ये हो गया 2p + 3 - 4 p - 2, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आएगा p - 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2p + 3, ये हमारे पास आ गया। देन फर्दर सॉल्व कराने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2p, ये हो जाएगा 10p, और ये आपके पास पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 15। देन आपके पास ये हो गया -4p + 8, और डिवाइड बाई ये हो गया p - 2, 2p + 3 आ गया। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आया, ये हो गया 6p, और 15 + 8 आपके पास ये होता है 23, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आया p - 2 2p + 3, ये आपके पास आंसर आ गया। 3 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में ये ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट भी इसी गए। आपको नीचे वाले दोनों वाले पार्ट के अंदर आपको फैक्टराइजेशन यहाँ पे करनी है। अब फैक्टराइजेशन आपने जब यहाँ पे करनी है, तो फर्स्ट आपने अपनी फैक्टराइजेशन को स्टार्ट किया। q² - 1 लिखा हुआ है, सो आई विल बी राइटिंग q², इसका मतलब है q² - 1 का स्क्वायर, सही है। और ये आपके पास हो जाएगा 2q²। मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पे करूँगा, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास ये हो जाएगा 2q - q + 1। अब हमने इसे ब्रेक डाउन किया, q² - 1 ये हो जाएगा q + 1, q - 1 ये हो गया, और इधर कॉमन हमने लिया 2q, तो अंदर बच गया q - 1, यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर -1 हमारे पास आया, और ये q - 1 ये हमारे पास आ गया। सो फाइनली वी हैव q + 1 और q - 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2q - 1, और फिर हमारे पास है q - 1। तो q - 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो आया q + 1 डिवाइड बाई 2q - 1। ये आपको 3 मार्क्स मिल गए। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाले काइंड ऑफ सवाल है, इतना मसला नहीं होना चाहिए। नाउ यू हैव 9x² - 1, यार 9x² को हमने लिखा यहाँ पे 3x का स्क्वायर, ये रिपीटेडली इस तरह से सवाल आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a² - b², ये आपके पास हो जाएगा a + b, और a - b की फॉर्म में हो जाएगा। तो आप इसे लिखोगे 3x + 1 और 3x - 1, ये आपके पास यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा के पूरा सॉल्व कराना, ताकि आप यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ निकाल सको। आपने 2 को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया -30। 30 के 2 ऐसे फैक्टर्स निकालो, तो आपने बोला एक 30 है और एक 1 है, जिससे 29 बने। तो आपने लिखा 2y² + 30y - y - 15 = 0। इन दोनों में कॉमन लिया, कॉमन आया 2y, y प्लस आपके पास यहाँ पे है, अंदर आपके पास बच गया 15 - 1, और ये बचा y + 15। तो आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, 2y - 1, और एक दूसरा आ गया y + 15 = 0। 2y - 1 = 0, ये आपके पास 2y की वैल्यू आ गई, y = 1/2, एक वैल्यू 1/2 आई, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी y + 15 = 0, और आपके पास वैल्यू आ गई -15। तो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको ये आराम से समझ में आता रहेगा। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ ही, ताकि आपका ये जो पूरा है ना, ये मोमेंटम एक पूरा सेट हो जाएगा वंस, तो आप लोग बहुत सारे पास्ट पेपर्स खुद भी इंशाल्लाह ताला कर लोगे। तो नाउ वी आर डूइंग अक्टूबर नवंबर 2011, ये वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं।
सबसे पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया एक्सप्रेस एम इन टर्म्स ऑफ ए एंड एच। बेसिकली आपको यहाँ पे एम को सब्जेक्ट बनाना है। एम को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसकी वर्किंग हम लोग करते हैं। एम को सब्जेक्ट बनाने के लिए देखो, एम को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया। एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। नाउ यू हैव 4m प्लस एच। एच यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया आपके पास प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, ये हो गया 4m। पहले 4m को मल्टीप्लाई कराने से बेहतर है पहले एक काम ही कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास लिखा हुआ है a अपॉन एच माइनस एच, आई टेक एलसीएम। हमने डिनोमिनेटर को एक्जैक्टली सेम कराया, मल्टीप्लाई बाय एच कराया, मल्टीप्लाई बाय एच कराया। ये हो गया 4m, ये हो गया a माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, और m यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एच स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा mh हो जाएगा। सॉरी, हमें m को सब्जेक्ट बनाना था, तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 4 को वहाँ शिफ्ट कर दिया। सो दैट इज़ बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये h ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो फाइनली a माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4h ये आपका आंसर होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 4 और m दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 4 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट वाले पार्ट में इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो आपने जब यहाँ पे इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद आपने ये देखा यार यहाँ पे आपके पास जो कॉमन आ रहा है ना, वो सिर्फ आपके पास x कॉमन आ रहा है। तो आपने x को कॉमन निकाला, अंदर आपके पास बच गया 3a प्लस 5b। यहाँ पे आपके पास जो कॉमन आया वो आपके पास कॉमन आ रहा है 2y कॉमन आ रहा है, और नेगेटिव का आपने निकाला, तो ये अंदर बच गया 3a प्लस 5b। तो फाइनली आपके पास फैक्टर्स आ गए 3a प्लस 5b, और ये आपके पास हो गया x माइनस 2y। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट वाले पार्ट इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट को भी ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास क्या हो रहा है कि 5x माइनस 1 जब एक दूसरे के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो ये -1 5x माइनस 1 और 9 मल्टीप्लाई बाई 9, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 9 इंटू 9 क्या होता है 81 होता है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि ये हटा सको। जब स्क्वायर रूट पुट किया हमारे पास तो ये दो वैल्यूज़ में हो गया, ये 5x माइनस 1 और ये 9 पॉजिटिव माइनस ये इस तरह से हो गया। तो एक हमने पॉजिटिव के साथ सॉल्व करवाना है और दूसरा हमने यहाँ पे क्या करना है नेगेटिव के साथ सॉल्व कराना है। तो दिस गोइंग टू बी 5x, ये हो गया 9 प्लस 1, ये हो गया 10, 5x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 5 आ गई। और दूसरी वाली जो आपके पास सॉरी 10 डिवाइड बाई, ये हमारे पास 10 डिवाइड बाई 5 हो गई। 10 डिवाइड बाई 5 होने के बाद हमारे पास आंसर जो पहले वाला आंसर आ गया वो आपके पास 2 आ गया। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास हो रहा होगा 5x, ये हो गया -9 प्लस 1, दिस इज़ गोइंग टू बी 5x माइनस 8, और x इज़ इक्वल्स टू -8 डिवाइड बाई 5, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ये पेपर 2 का सवाल है। कैलकुलेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा -1.6, तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ इस तरह से कर निकल आई। सही है, इट वॉज अगेन अ वेरी ईजी पार्ट। अब ज़रा इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये वाला पूरा एक फुल स्केल का सवाल है। सही है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सवाल होते हैं, काफ़ी बड़े सवाल आते हैं जो आपके पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखो इस वाले सवाल के अंदर सबसे पहले बात ये बोली कि देखो इसमें इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करा, आपने बोला पीस ऑफ वायर 28 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस कट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में कट किया गया। ये डी सिलेबस के अंदर भी एक सवाल आप लोगों ने किया होगा बचपन में। कह रहे एक पार्ट से हमने रेक्टेंगल बनाया, दूसरे पार्ट से हमने स्क्वायर बनाया। कह रहे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई विड्थ दी हुई है x, तो लेंथ है 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा 3x हो जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ उन्होंने। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये वाला पार्ट हमने कर दिया, फाइंड एंड सिंपलीफाई एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब मैं अगर एक काम यहाँ पे करूँ कि ये हमारे पास 3x है और इसको मैं एज्यूम करूँ y, ये भी आपके पास y है, तो इसका पेरीमीटर का जो आपके पास वो होगा वो हो जाएगा 2x इस तरह से, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3x, एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी 2x प्लस 6x, और ये होगा आपके पास 8x। ये आपके पास पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। इस तरह स्क्वायर का पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा y, और एक साइड y की और 4 साइड से आपके पास, तो 4y ये हो गया। अब उन्होंने ये बात बोली कि फाइंड सिंपलीफाई इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, दैट मीन्स कि यू नीड टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। y और इन दोनों चीज़ों को जो आपके पास चीज़ें रिलेट करी आपस में, वो ये चीज़ है कि इन दोनों मिला के, इन दोनों का पेरीमीटर अगर मैं मिलाऊँ, अगर मैं इस वायर को यहाँ से खोलूँ, इसको यहाँ से खोलूँ और दोनों को कनेक्ट करूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कनेक्ट होगा, जिसकी टोटल लेंथ आपके पास क्या आएगी 28 सेंटीमीटर आएगी। पेरीमीटर इस वाले पार्ट को शो करता है, ये हमेशा से बात को याद रखना, बाउंड्री को शो करता है। तो इसको खोलो, इसको खोलो,
दोनों अगर शेप्स को कनेक्ट करो विद स्ट्रेट लाइन तो ये आपके पास टोटल जो लेंथ आएगी वो 28 सेंटीमीटर आ रही होगी। तो इसके अंदर दोनों के पेरीमीटर को अगर मैं ऐड अप करूँ सो बोथ पेरीमीटर्स ऐड अप होने के बाद 28 के इक्वल आएंगे। नाउ आई विल ट्राई टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने चेक किया कि यार 4 हमारे पास कॉमन है, 4 को कॉमन निकाला, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 कॉमन था, ये हो गया 7। सिंप्लीफाई आपने करा दिया, ये हमारे पास बच गया 2x प्लस वाई इक्वल 7। नाउ आई नीड टू मेक y एज अ सब्जेक्ट, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ये आपके पास सब्जेक्ट बन गया। सही है, 7 माइनस 2x ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि इट इज़ गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया के लिए भी हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। एरिया आपके पास क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है कि x इंटू 3x, सो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3x स्क्वायर, और इसका मतलब हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया है y इंटू वाई विच इज़ गोइंग टू बी वाई स्क्वायर। सो दोनों के एरियाज एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल हैं। सो आई विल राइट वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया बराबर है, दोनों को एक दूसरे के हमने क्या कर दिया, इक्वेट करा दिया एक दूसरे के साथ। अब y की जगह पे आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू मैंने y की जगह पे सब्सटीट्यूट करा दी। तो अब हो गया 7 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक्सपेंड किया 49 हो गया, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 इंटू 7 28x, और ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे 3x स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करा है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास हो गया x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 इक्वल 0। ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस बात के मिल गए शो करवाने के। सही है, ये शो भी हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल 0, इसके सॉल्यूशन आप निकालो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करना है। देखो इस तरह से कभी भी आपको दिया जाए, मैंने बताया था कि कभी भी ज़्यादा मार्क्स वगैरह होंगे ना तो वो आपसे सॉल्व कराएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो ये हमेशा से क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, वो तो ये जो आपके पास बुक है ये कंपाइल हुई हुई है तो उसकी वजह से स्पेस थोड़ा रिड्यूस किया गया है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास अच्छा खासा स्पेस होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास माइनस 28 है, c की वैल्यू आपके पास 49 है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। देन आई पुट डाउन ऑल ऑफ द वैल्यूज़, हमने सारी के सारी वैल्यूज़ पुट की। माइनस 28 लिखा प्लस माइनस b स्क्वायर, ये लिखा 28 का स्क्वायर माइनस 4a, और c की जगह पे हमने 49 लिखा। डिवाइड करा है 2a ये 1 के साथ। देखो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ लिखी हुई थी इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही होगी। आप लोग इसको पूरा कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी और पॉजिटिव 28 प्लस माइनस ये हो जाएगा 588 डिवाइड बाई 2। एक आपने इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया और एक आपने माइनस के साथ सॉल्व किया, तो आपके पास यहाँ पे 2 आंसर्स है। पॉजिटिव के साथ आ रहा है 1.875, नेगेटिव के साथ आपके पास आ रहा है जो बल्कि दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव आ रही हैं 26.124, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 20। आपको यहाँ पे क्या लिखना था, 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना था, तो यू विल राइट 1.88 ऐसे आपने लिखा, और दूसरे वाले को आपने लिखा 26.1, ये आपने 2 आंसर लिख दिए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ये बोला गया है कि यार 2 आंसर जब आपके पास निकले हैं तो आप इनका यहाँ पे क्या बताओगे, विच सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल गिव अ रीज़न। तो देखो हमारे पास जो टोटल पेरीमीटर था ना वही 28 था, तो दोनों में से जो लेंथ आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है वो 26.1 हो नहीं सकती, क्योंकि 26.1 अगर x की वैल्यू होगी सो पेरीमीटर एक्सटेंड कर जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा 1.88 और रीज़न आपके पास, बिकॉज रीज़न हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा रीज़न हमारे पास ये होगा कि बिकॉज द पेरीमीटर इज़ 28 एंड it will exceed if we will
टेक 26.1. सो वेदर यू कैन राइट एनी रीज़न कन्विंसिंग, कोई भी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो. अब लास्ट वाले पार्ट में आपको यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको पता है यार क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर को वाई स्क्वायर, और y की जगह पे यहाँ पे आपने जो यहाँ पे y की जगह पे आप लिखोगे 7 माइनस 2x ऑब्वियसली उसके इक्वल था. x की जगह पे जो आपके पास वैल्यू आ रही थी यहाँ पे दैट वैल्यू वॉज आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट जो आप यहाँ पे ले रहे हो. सो आई बी टेकिंग एक्यूरेट वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास आ रही थी 1.875 ये वाली वैल्यू आ रही थी. देन उसका स्क्वायर पूरा करा दे तो एरिया की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल आएगी. आई बी सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर. तो 7 माइनस 2 इंटू 1.875 सही है. और इसका हमने जब स्क्वायर कराया तो ये हमारे पास आ गया 10.5625. 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म के 3 एसएन के अंदर आपको आंसर देना पड़ता है. तो आप इसको देखोगे 10.6 आपने ये आंसर लिख दिया, आपको यहाँ पे एक मार्क मिल गया. Okay, so we have already discussed some past paper question. अभी हम next सवाल की तरफ आए हैं. And this is a question from October-November 2012. This is paper 2-1. ठीक है, ये आपका paper 2 है. अब ये वाला सवाल जरा हम अटेम्प्ट करेंगे. This is a very much simple question. इसे हम थोड़ा सा go through वगैरह मैं आप लोगों को करवाऊंगा किस तरह से ये होगा. All of you please इन तरह के क्वेश्चन के अंदर ना जरा पेशेंस वगैरह रखना, क्योंकि ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप यू कैन स्कोर लाइक अ वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, आप आराम से अगर इसमें स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो और आपका ए स्टार आराम से बन सकता है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ये लाजमी आपके पास आते ही आते हैं हमेशा से कर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच द एग्जामिनर इज आस्किंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो कि आपसे एग्जामिनर ने पूछा वह सबसे पहले, London is 320 kilometers from York. Like the distance from London to York is already given. यहाँ पे already कह रहा है travel from York to London at an average speed of x kilometer per hour. x kilometer per hour की तरफ से वो travel करती है. Okay, write down an expression in terms of x for the time taken. Now all of you, most of you guys know the formula of speed, which is speed का formula क्या है? Distance upon time. So if I want to like make a formula for the time, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाएगा. ये सबको पता है आई गेस, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. सो लाइक इफ आई वांट टू कैलकुलेट के यार ट्रेन का टाइम कितना लगता है, सो आई एम सपोज टू कैलकुलेट t इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 320 एंड डिवाइड बाय द स्पीड. स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है x. तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया 320 डिवाइड बाय x. So that's how आपको ये एक मार्क आराम से कर मिल गया. All of you, is that clear? कोई मसला तो नहीं है? This is a very good question क्योंकि इसके अंदर आपका जो अलजेब्रा है ना वो कोर लेवल पे जाके टेस्ट करें एग्जामिनर. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनर क्या कह रहा है? अब कार, पहले वो ट्रेन की बात कर रहा था, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट कार, राइट? पहले वो ट्रेन की बात कर रहा था यहाँ पे, अब वो कार की बात कर रहा है. अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम यॉर्क टू लंदन. The average speed of the car is 80 kilometers slower. बेटा, what is the meaning of the word slower? Slower के मतलब होते हैं कम. कम का मतलब क्या होगा? माइनस. ठीक है, पहले जो स्पीड थी वो 80 थी, अब जो स्पीड हो जाएगी कार की, पहले वो क्या थी? 80 सॉरी x थी, अब 80 किलोमीटर स्लोअर है. 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है. सो दैट्स यू आर गोइंग टू राइट x minus 80. इज देयर एनी कंफ्यूजन? कि गाड़ी की स्पीड अब क्या हो जाएगी? बिकॉज इट इज 80 किलोमीटर स्लोअर देन 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लाइक. तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि आपने x में से माइनस करा दिया 80. ये चीज क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दो. सो नाउ अगेन, अब मुझे टाइम के लिए एक्सप्रेशन चाहिए. डिस्टेंस तो बेटा वही सेम रहा 320 डिवाइड बाय क्या होगा? आपकी स्पीड क्या हो गई? x minus 80. ठीक है, ये आपके पास आ गया. ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर?
अब देखो, अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, बिकॉज दोनों में से जो चीज स्लोवर थी वो कौन सी स्लोवर थी, कार वॉज द स्लोवर वन, राइट। तो कोई भी चीज अगर आप एक थोड़ा सा मैं जनरल आपके पास डिस्कशन कर रहा हूँ, एक ट्रेन है एक कार है आपके पास, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी, कार थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो वो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि द कार टुक 2.5 आवर्स टू होल 1/2 का मतलब क्या होगा कि 2.5 आवर्स लॉन्गर देन ट्रेन। दैट मींस कि यार ट्रेन और जो कार के दरमियान का जो टाइम था, पहले ट्रेन पहुंच गई और उसके बाद 2.5 आवर्स के बाद आपके पास गाड़ी जो है वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर क्या है, पहुंच रही है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ दीज टू आर इज बेसिकली 2.5। तो किसका टाइम ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात यूज करो। अब आपके पास दो टाइम है, आपके पास कार का भी टाइम आपको पता है 320 अपॉन x माइनस 80 एंड यू ऑलरेडी नो द टाइम ऑफ ट्रेन विच इज 320 अपॉन x। अब दोनों में से किसका टाइम आपके पास ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो चीज स्लोअर होगी उसका टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपके पास गाड़ी का टाइम बिल्कुल ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों के टाइम के दरमियान का डिफरेंस निकालूं 320 अपॉन x माइनस 80 और इनका मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, तो वो डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, 2.5 आवर्स आ रहा है। तो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इसको जरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 4 प्लस 1 इट बिकम्स 5 अपॉन 2। ये आपके पास आ गया। ऑल ऑफ यू यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दें। उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, उसके बाद आप लोग आराम से कर लोगे। प्लीज चैट का ऑप्शन यूज कर लो यार। ओके नाउ अगेन व्हाट यू सपोज टू डू इज कि आपको पूरे के बाद देखना कह रहा है कि आपको इस तरह की फॉर्म के अंदर उसे लेके आना है। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज टू डू इज कि आपको जरा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करवाना है। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय x। इसे आपने x से मल्टीप्लाई कराया, इस चीज को आपने मल्टीप्लाई करवाना है x minus 80, x minus 80. So now this becomes 320x minus 320 x minus 80 upon x equals to 5/2। ठीक है। So now I am going to solve the whole scenario। ये हो जाएगा आपके पास 320x minus 320x and 320 multiplied by 80, so it becomes 25,600 and this becomes x square minus 80x। बेटा बिकॉज ये आपके पास दोनों सेम है, दोनों के डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो गए। सो 5/2, so it becomes 25,600 x square minus 80x equals to 5/2। right now what you are supposed to do, because you have an equals to sign between them, जब कभी equals to का साइन होगा तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। so that's how you will get 5x square minus 80x equals to 2 multiplied by 25,600. This becomes 5x square, 5 into 80 it becomes 400x equals to 2 into 25,600, so it becomes 5x square। ठीक है। नाउ अगेन द सेम प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर थिंग है कि आपने यहाँ पे देखा कि ये इसके साथ क्या है, इंटायरली मैच नहीं कर रहा। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। लाइक तो जब कभी ये मैच नहीं कर रहा हो बेटा तो आपको ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे नीचे आपके पास 5x स्क्वायर लिखा हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये बात पता चल गई कि इसे आपको डिवाइड करवाना चाहिए 5 के साथ। सो व्हेन यू डिवाइड दिस थिंग बाय 5, सो नाउ योर इक्वेशन इज गोइंग टू बी, आपके पास आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर minus 400 divided by 5, it is going to be minus 80x and 512 divided by 5, it is going to be minus 10240 equals to 0। so ये आपने पूरा
प्रूफ कर दिया, यहाँ पे लाके आपने पूरा शो कर दिया, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, अब जब आपके पास ये हो गया देन यू, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके गुड। देखो नाउ अगेन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज कि आपको यहाँ पे ये करना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है वो मुझे यहाँ पे करवानी है। सो यू गाइस हैव ऑलरेडी फाउंड कि आपके पास इक्वेशन यहाँ पे क्या निकल गई है, x स्क्वायर माइनस 80x, x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 10240। यू गाइस कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और आप यहाँ पे दो वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। आई एम जस्ट डूइंग इट डायरेक्टली, और मैं आपको यहाँ पे जरा बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या सिनेरियो होगा। एक मुझे जरा एक डिटेल सी चीज एक्सप्लेन कर। So you got two of the values. The first value is going to be 148.8 because आपको one decimal place बोला गया था, and the second value is going to be minus 68.8. Again, देखो ये पूरे steps आपको करने पड़ेंगे, मैं इसलिए नहीं कर रहा because I have already done it, right? बिकॉज मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोग ये तो बड़ा आसान सा स्टेप आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कह रहा है हेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम यॉर्क टू लंदन। बेटा नाउ व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू इज कि आप लोगों को ये बात पता है कि ट्रेन का जो टाइम था वो क्या था, 320 डिवाइड बाय x। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ स्पीड एज पॉजिटिव 1, तो आप यहाँ पे 148.8 को लोगे। So you are going to write कि यहाँ पे जो आपके पास टाइम आया 148.8, या आपने 320 डिवाइड बाय 148.8, so the answer is 2.15, right? अब आपको एग्जामिनर कह रहा है कि यार इसको आंसर को आप आवर्स और मिनट्स के लिए लिख सको। देखो ये जो वाली चीज है ना, आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पार्ट इन एवरीडे मैथ्स, जब हम एवरीडे मैथ्स करेंगे, लेकिन मैं आज भी जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जो भी चीज होल नंबर में लिखी हुई है ना, बिकॉज आपका जो यूनिट था यहाँ पे वो था किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास जो यहाँ पे आया होगा ना ये पूरा होल नंबर में, ये आपके पास आवर्स के अंदर वैल्यू आई होगी, तो सिंपली जो भी होल नंबर के अंदर वैल्यू आ रही हो आप उसको सिंपली लिख दो 2, और पॉइंट के बाद जो भी आपके पास वैल्यू थी दैट वाज 0.15, तो 0.15 को बिकॉज यू गाइस आर सपोज्ड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मिनट्स, तो आवर्स से अगर मिनट्स के अंदर जब भी कन्वर्ट करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 60 there is going to be 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 hours and 9 minutes। तो ये कंप्लीटली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, वी विल डू दिस पार्ट अगेन, और ये मैं वापस से भी आप लोगों को कंप्लीटली करवा दूंगा, तो उसका कोई मसला नहीं है। ऑल ऑफ यू ये वाला सवाल क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ओके गुड। So this is the last question which I am going to do for you guys. ये वाला भी जरा सवाल देख लो। Okay. Now all of you, what is happening in this particular part is आपको जरा इस वाले पार्ट को जरा ऑब्जर्व करना। कह रहा है 2 cars each complete a journey of 120 kilometers. The distance to the 2 cars is equal. दोनों का डिस्टेंस क्या है? 120 किलोमीटर सर। The first car is driven at an average speed of x kilometer per hour. The second car is driven at an average speed of 3 kilometer faster than the first car. Faster का मतलब क्या होगा? इसकी स्पीड ज्यादा है, so that is going to be x plus 3. ठीक है, अब आगे बात करते हैं। The first car takes 6 minutes longer to complete the journey. ये इसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट वाली कार के जो टाइम है वो आपके पास, जो फर्स्ट वाली कार है मैं यहाँ पे T1 लिख रहा हूँ, देयर इज गोइंग टू बी 120 डिवाइडेड बाय x, और जो सेकंड वाली कार है उसकी जो आपके पास टाइम आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 120 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 आ रहा है। ऑब्वियसली जो आपके पास स्लोअर वाली गाड़ी होगी उससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो द फर्स्ट कार टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है दैट मींस कि 120x minus 120 upon x plus 3,
अच्छा ये कॉमन चीज यूज करें, ये जो दोनों चीजें थी वो आपके पास किस में थी, वो आवर्स के अंदर थी, बट ये वाला जो टाइम था आपके पास, ये आपके पास किस में गिवन था, ये वाला जो आपके पास पर्टिकुलर टाइम था ये आपके पास मिनट्स के अंदर गिवन था। तो प्लीज कन्वर्ट दिस मिनट्स इनटू आवर्स, तो 6 डिवाइड बाय 60 दैट इज गोइंग टू बी 1/10, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/10, ये आपके पास आ जाएगा बिकॉज आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो इस पूरे को आपने उसी तरह से सॉल्व करने जिस तरह से मैंने सिखाया था। सो अगेन यू आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और आपको ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर देनी है, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट पार्ट अगेन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करवाना है। और नेक्स्ट वाले, उससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे वो कह रहा होगा कि हाउ मेनी मिनट्स डज द फर्स्ट कार टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। सो बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि 120 डिवाइड बाय x है, पर यहाँ पे जो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही होंगी, द फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 58.5 and the second value is going to be minus 61.5, obviously because speed आपके पास नेगेटिव में नहीं होती, so you are going to take consideration the first value आप consideration के अंदर लोगे, so you'll write 120 divide by 58.5, आप इस तरह से करोगे, so that is going to be 120 divided by 58.5, ये आपके पास आ जाएगा 2.05। अब 2.05 को because you need to convert this particular thing into hours, so 2 आपके पास क्या होगा, when you multiply 2 तो ये आपके पास कितने हो जाते हैं बेटा, 120 हो जाते हैं, and 0.05 को अगर आप multiply by 60 करोगे this becomes 3, so 120 plus 3 ये आपके पास क्या हो जाएगा 123। ये you can do it directly कि आप पूरी इस hours को multiply करा दो किसके साथ, 60 के साथ, तो you can convert this into minutes, so it becomes 123 मिनट्स, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का पूरा कंप्लीट पार्ट कर लिया। यू गाइस हैव ऑलरेडी डिस्कस मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज जो आपके पास पेपर के अंदर आते हैं, तो प्लीज इसकी पासवर्ड्स वगैरह की प्रैक्टिस करना है। देयर इज एनी फर्दर कंफ्यूजन तो देन प्लीज डू टेक्स्ट मी, तो मैं उसे जरा एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगा।